चलो क्वेश्चन 29 देखो ध्यान से क्या दिया। 1,20,000 लेंट बाय मेहरा ब्रदर्स टू चोपड़ा एंड सन्स on 1st January 15 is repayable in 4 equal annual installments on commencing on 1st January 16. Find out the average due date and calculate interest 12% per annum which Mehra Brothers will recover from Chopra and Sons. तो एक तो आप ऑर्डिनरी मेथड से आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं पहले ऑर्डिनरी मेथड में आपको बता देता हूँ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। मेहरा ब्रदर्स ने 1,20,000 चोपड़ा को दिया हुआ है 1st January 15 को, और उसको बोला है कि भैया तू ये पैसे 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में रीपे करना कमेंसिंग फ्रॉम 1st January 16। तो पहला इंस्टॉलमेंट 1/1/16 को आएगा, दूसरा 1/1/17 को, तीसरा 1/1/18 को आएगा और चौथा 1/1/19 को आएगा। ये बात समझ में आ गई। और एवरी इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या होगा आपका 30,000 होगा, करेक्ट। हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू 30,000 होगा ऑब्वियसली। अभी 1 लाख बढ़िया लॉजिक लगाना है आपने को, कितना पैसा कितने टाइम के लिए वापरा। तो 1,20,000 का आपने लोन दिया हुआ है, तो फर्स्ट ईयर वो चोपड़ा ने कितना पैसा यूज किया है 1,20,000। तो 1,20,000 का 12% कर लो फॉर 1 ईयर, कितना होता है 14,400 आ रहा है। हेलो, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट विल बी 14,400। ये समझ में आया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैसे किया। 1,20,000 पे 12% फॉर फुल ईयर, फिर 30,000 रीपे हो गया ना, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट किस पे आएगा 90,000 पे 12% फॉर फुल ईयर, कितना आता है 12,9,108 10,800 आ रहा है क्या। फिर और 30,000 रीपे किया, तो थर्ड ईयर पूरा कितना वापरा रहेगा 60,000। 60,000 का 12% फॉर फुल ईयर 7,200, और फोर्थ ईयर में 30,000 यूज किया होगा, तो 12,3 36। इफ यू टोटल अप दिस इज 14,400 10,800 10,800 21,600 25 35 36,000 36,000 आ रहा है योर टोटल इंटरेस्ट। दिस इज व्हाट मेहरा ब्रदर्स विल रिसीव फ्रॉम चोपड़ा, सिंपल एज दैट। जो बनिया लॉजिक ऑफ इंटरेस्ट फटाक से हो गया। बट यही चीज अभी अपने को एडीडी से पूछा गया, तो हम लोग एडीडी से करते हैं। तो कैसा सोचने का यहाँ पे देखो, अपने को ऐसा सोचने का कि मेहरा ब्रदर्स सॉरी चोपड़ा चोपड़ा को 4 अमाउंट मेहरा को देने हैं। चोपड़ा हैज टू पे 4 अमाउंट्स टू मेहरा 30 30 30 30 ऑन 1/1/16 1/1/17 1/1/18 1/1/19। ये 4 अमाउंट्स मेहरा हैज टू चोपड़ा हैज टू पे मेहरा, ये 4 अमाउंट देने हैं ऑन डिफरेंट डेट्स। तो हम लोग ट्राई टू कैलकुलेट करते हैं कि ये चारों अमाउंट एक दिन पे दे दे, सो दैट नो गेन और लॉस टू आइदर पार्टीज। बट दैट डज नॉट मीन कि बेस इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। देखो इसका अलग फर्क क्या है मैं समझाता हूं करके। सम ड्रॉ कर लो कॉलम्स। इधर आएगा आपका नंबर, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अभी 4 अमाउंट चोपड़ा हैज टू गिव इट टू मेहता। अब चोपड़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हमेशा पेबल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम लोग कितना पैसा देना है उसको। तो 4 अमाउंट ये पार्टी को देना है, चारों अमाउंट सेम है 30,000 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स 30,000 30,000 30,000 30,000। अब कब देना है ये पैसा उसको, ये पैसा उसको देना है ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 1/1/16। तो पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा 1/1/16 को, दूसरा होगा 1/1/17 को, तीसरा होगा 1/1/18 को, और चौथा होगा 1/1/19 को। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर मैं चोपड़ा हूं और मुझे ये 4 अमाउंट इन दिनों देने हैं,
तो इन्हीं दिनों में देने हैं, यही 4 डील्स हैं मेरे ड्यू डेट, इसको मैं डिले नहीं कर सकता। इसको मैं अगर डिले करूंगा तो मुझे ब्याज लगेगा और एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा। देखो फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपीज जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो मुझे कभी देना है, 1116 को देना है, करेक्ट। अगर ये इंस्टॉलमेंट मैं 1116 के जगह 1117 को दूं तो क्या होगा, जो 1 साल का ब्याज था ना 1,20,000 पे, वो तो लगा ही लगा, और 1 साल का इंटरेस्ट लग जाएगा 1,20,000, ऐसा हो जाएगा। समझ आ रही है बात। और यही 30,000 में 1116 के जगह 1118 को दूं, पहला 30,000 में सीधा 1118 को दूं तो क्या होगा, जो मेरा ब्याज लगने वाला था 1,20,000 पे 1 साल का, वो लगेगा अभी 3 साल का, क्योंकि मैंने 2 साल और लेट कर। वैसे ही अगर मैं समझो पहला वाला 30 टाइम पे देता हूं, दूसरा वाला 30 टाइम पे देता हूं, तीसरा वाला 30 भी टाइम पे देता हूं, और चौथा वाला 30 में टाइम से पहले दे देता हूं 1118 को, ये वाला 30 टाइम से पहले दे देता हूं, तो मुझे रिबेट मिलेगा इस 30,000 पे, मतलब लास्ट ईयर का इंटरेस्ट माफ हो जाएगा, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट माफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके आपको बोला जा रहा है कि भैया आप ये 30 जो आप अलग अलग दिन पे कर रहे हो, वो मुझे एक दिन बताओ कि मैं पूरा पे कर दूं, सो दैट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा रिबेट ना लगे, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा रिबेट ना लगे। जो रेगुलर इंटरेस्ट है ना 36,000, वो तो चिपकने वाला ही है आपको, लेट पेमेंट का और अर्ली पेमेंट का इंटरेस्ट और रिबेट आपको ना लगे, ऐसा ड्यू डेट आप ढूंढो। ये है, ये लॉजिक बनता है यार, ठीक है। तो ये खाली टाइम पास के लिए एक्चुअली दिया हुआ है, प्रैक्टिकली कोई खास यूज नहीं होता, हम लोग सर नॉर्मल तरीके से ही ढूंढ सकते हैं। यस। तो अगर जल्दी पे किया तो रिबेट ये 36,000 से माइनस नहीं होगा? नहीं रिबेट 36,000 से माइनस नहीं होने वाला है। आपको देखो ये 30,000 तो इंटरेस्ट देना ही है, जो आपका जो इंटरेस्ट आने वाला था, देखो 1,20,000 का जो इंटरेस्ट था, 1,20,000 का जो इंटरेस्ट था, वो आपको फर्स्ट ईयर वाले पे लगेगा, अगर आपने 1 ईयर ये यूज किया 30,000। हाँ सेकेंड ईयर आपने 30 रिपे किया तो नेक्स्ट इंटरेस्ट आपको 90 पे लगेगा। हाँ अभी आपने ये 30 जो है ये 1 साल लेट पे किया, तो आपको पहला 2 साल का इंटरेस्ट 120 पे लगेगा, हाँ और ये 30 जो है ये 1 साल अर्ली पे किया, तो आपको लास्ट ईयर का जो लगने वाला था, आई थिंक कितने पे इंटरेस्ट लगने वाला था, 30,000 पे, वो माफ हो जाएगा आपको रिबेट में। तो इन सच अ सिचुएशन आपका जो ओरिजिनल इंटरेस्ट था, वो क्योंकि आपने लेट पे किया तो आपको 1,20,000 पे लग गया 1 साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, और ये 30 आपने जल्दी पे किया तो आपका 30,000 का इंटरेस्ट का रिबेट मिला, ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है और ये रिबेट है, तो ये इम्बैलेंस है ना। तो आप एक जगह एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपको एक जगह रिबेट मिल रही है, तो ये इम्बैलेंस है, ये सेम नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप ऐसी ड्यू डेट ढूंढो सो दैट ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और ये रिबेट एक दूसरे को नलिफाई कर दे। आपका ओरिजिनल इंटरेस्ट तो सेम ही रहने वाला है 36, वो चेंज नहीं होगा। सर तो इसमें मतलब अगर मैंने 1116 को ही पूरा 120 पे कर दिया तो तभी हाँ, मेरे को 156 पे करना ही पड़ेगा 1116 को? नहीं 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 1116 को अगर आपने 1,20,000 पूरा का पूरा पे कर दिया, 1116 को पूरा का पूरा 1,20,000 पे कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, एक ही साल का इंटरेस्ट आपको 120 पे लगेगा, फिर तो आपने पूरा प्रिंसिपल चुका दिया। तो इन सच अ सिचुएशन क्या हुआ, जो लेंडर था उसको इंटरेस्ट का लॉस हो गया, क्योंकि उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अभी आप 14,400 ही इंटरेस्ट देके चुकते हो जाओगे अगर आपने एक दिन में पे कर दिया तो, और उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 36,000 मिलना चाहिए, तो उसका इंटरेस्ट का लॉस हो गया ना। समझ में आ रही है बात। तो यही आपको बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट पे, कि कोई आइदर पार्टी को गेन या लॉस ऑफ इंटरेस्ट ना हो, तो वो गेन या लॉस ऑफ इंटरेस्ट ना हो का मतलब
ये 36 मिलना ही चाहिए, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा गेन या लॉस ना हो, ऐसी डेट ढूंढो आप। तो जो एडीडी आएगा उसमें हम लोग को 156 पे करना पड़ेगा मतलब टोटल। एग्जैक्टली जो एडीडी आएगा उस पे आपको 156 पे करना। इसमें इंटरेस्ट तो हुआ ना मतलब इंटरेस्ट तो रहेगा, यस, तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये इंटरेस्ट तो चिपक के ही रहने वाला है। एडीडी आपका इंटरेस्ट माफ नहीं करेगा, ये 36 तो मिलने वाला ही है उसको, बट उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा रिबेट या एक्स्ट्रा लॉस वो नहीं होने वाला। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ये तीनों, ये दो अमाउंट है, पहला अमाउंट आपने 30,000 1116 को पे किया, तो आप ये 14,000 रुपए, 400 रुपए, 14,400 आप इंटरेस्ट दोगे, बराबर। दूसरा अमाउंट आपने 1117 को पे किया, तो आप 10,800 इंटरेस्ट दोगे। तीसरा अमाउंट आपने स्किप कर दिया, और तीसरा और चौथा दोनों आपने 1119 को पे किया, सपोज तीसरा और चौथा दोनों आपने 1119 को पे किया। अब क्या सीन होगा, आपने 14,400 इंटरेस्ट दिया, 10,800 इंटरेस्ट दिया, फिर 30,000 का पेमेंट आपने स्किप कर दिया। तो स्किप करने से क्या हुआ, अभी नेक्स्ट 2 साल का इंटरेस्ट आपको 60,000 पे लगेगा एट द रेट ऑफ 12%। तो आप नेक्स्ट 2 साल 7,200 और 7,200 पे करोगे। तो इन दिस यू आर पेइंग 3,600 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, तो आपका टोटल इंटरेस्ट हो रहा है 39,600, ऐसा हो रहा है अगर आपने एक पेमेंट स्किप कर दी तो। बट 36,000 तो आपको दे ही रहे हो, लेकिन ये एक पेमेंट आपने स्किप की, इसके लिए आपको 39,600 देना पड़ेगा। अगर सर मैंने अगर इस हिसाब से ही पेमेंट किया 1116 को 14,400 फिर 10,800 तो भी इंटरेस्ट तो 36,000 ही हो रहा है ना मेरा। तो 4 साल के बाद भी मेरे को 156 ही देना है और एडीडी के टाइम भी 156 ही देना है, तो कोई 4 साल के बाद ही देगा ना 156, उसका 1.5 साल में उसको इंटरेस्ट उसमें वो कवर हो जाएगा, तो मनी का और एग्जैक्टली एक साल में अगर उसको अगर नहीं देने का है, साथ में नहीं देने का है, किसी किसी को कैसा रहता है कि थोड़ा टाइम से पहले दे रहे और आगे बिजनेस में उसको पैसा मिल जाए, ओनर को पैसा मिल जाए, तुम्हारा कुछ एक्स्ट्रा लॉस नहीं हो रहा है इंटरेस्ट का, तो एक दिन में पे कर दो, तुम्हारा मर्जी, तुमको लेट पे करना है, इंटरेस्ट तो सेम ही है, इंटरेस्ट तो इट इज वन एंड द सेम। मगजमारी से बचने के लिए पहला जो हमने फॉर्मेट देखा था एडीडी का, उसमें क्या था, 4 अमाउंट अपने को अलग अलग डेट पे करने थे, तो आप अलग अलग डेट पे करो, आपका वही लॉस ऑफ इंटरेस्ट तो कुछ है नहीं, इंटरेस्ट रिबेट कुछ मिलने वाला नहीं है। एक अमाउंट आपको 1 जैन को देना है, एक आपको 1 फेब को देना है, एक 1 मार्च को और एक 1 अप्रैल को। 4 अमाउंट 4 डेट्स पे देने हैं, वो डेट पे अगर आप चारों अमाउंट दोगे तो नो लॉस और गेन ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टीज। वही अमाउंट आप सब मिला के एक साथ क्यों देते हो, सो दैट वो अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की झंझट ना हो, दोनों पार्टी को थोड़ा सहूलियत हो, एक जगह पे पूरा पैसा मिल जाए, इसके लिए। बाकी वो चारों अमाउंट आप चारों अलग अलग डेट पे दोगे तो भी कोई लॉस तो है नहीं आपको। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 4 बिल्स पेबल है, एक मैच्योर हो रहा है 1 मार्च को, एक 1 मई को, एक 1 जुलाई को, एक 1 अगस्त को। आप चारों बिल्स पेबल उन्हीं डेट पे मैच्योर करके दे दो पैसे, या आप एडीडी पे एक साथ पूरे पैसे दे दो, पैसे तो आप उतना ही दोगे, एक्स्ट्रा कुछ देने वाले नहीं और रिबेट कुछ मिलने वाला नहीं है। तो एडीडी का मेन काम क्या है कि आपको कन्वीनियंस हो, आपका इंटरेस्ट बचत नहीं हो रहा है वहां पे, आपका कन्वीनियंस हो कि सब पैसा एक जगह पे मिल जाए, तो भैया मगजमारी कम, बायर को और सेलर को, ऐसा, या लेंडर को या बोरोवर को, समझ में आया? तो आप ये चारों चीजें 30 4 साल के ऊपर पे करो या एक साथ पूरा पे करो एडीडी के डेट पे, आपको तो इंटरेस्ट उतना ही देना है भैया, इंटरेस्ट कंपोनेंट सेम लगेगा आपको। ये खाली क्या मगजमारी दोनों पार्टी को कम, कि भैया 4 अलग देने के बदले एक दिन पे मिल जाए पैसे, बस इतना सा फायदा होता है एडीडी ढूंढने का, समझ में आया? अब जाते हैं अपने लोन के ड्यू डेट पे। तो बेस डेट क्या अज्यूम करोगे, अर्लीस्ट ऑफ द ड्यू डेट, टेकिंग 1 Jan 16 एज बेस डेट, 1 Jan 16 एज बेस डेट, बराबर है ना? 1 Jan 16 एज बेस डेट, so आई एम टेकिंग दिस एज 0, ये हो जाएगा 1 ईयर, क्योंकि यहाँ पे डेज नहीं ले रहा हूं मैं, ईयर ले रहा हूं, ईयर का गैप है सीधा, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, product will be 0, this is 30, 60, 90,
total of amount is 1,20,000, total of product is 180. So you come back to ADD is what? Base date plus or minus product upon amount. In this case, 1st Jan 16 plus 1,80,000 divided by 1,20,000 years, which is 1,116 plus 1.5 years, which is how much? 1,117. 1,117, 1st July, yeah, 30th June. Either one you take, 1st July 2017. This will be your average due date. So on 1st July 17, if you are repaying entire 1,20,000, your interest component will still be same. 1st July 17, you will repay 1,20,000. So let us verify that. इसका मतलब आपको चोपड़ा को मेहता से पैसा मिला 120 on 1/1/15. 1/1/15 को चोपड़ा जी ने लोन लिया 1,20,000 का, और वो पूरा का पूरा 1,20,000 चुकाया 1 जुलाई 2017 को, पूरा का पूरा 120 रिपे किया. तो ब्याज कैसे लगेगा? देयरफॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन एज पर average due date will be what? Interest will be what? 1,20,000 into 12% for how many years? 15, 2.5 years. 2.5 into 2.5 directly. तो कितना आता है? You should get 36,000. You should get 36,000. यहाँ पे आपको लेंडिंग के डेट से जाने का आगे. ड्रॉइंग वाले में आप एंडिंग पे जाते थे ना, एडीडी से ईयर एंड पे जाते थे. यहाँ पे लेंडिंग डेट, जब लोन वाला कंसेप्ट होता है तब उल्टा अप्लाई करने का, लोन से लेके आपको एडीडी पे जाने का. तो लोन लिया है तुमने 1/1/15 को, चुका रहे हो 1/7/17 को. 15 पूरा, 16 पूरा, 17 का आधा, 2.5 years. तो 1,20,000 पे 12% फॉर 2.5 years. दैट्स योर टोटल इंटरेस्ट एंड इट शुड बी सेम. इट शुड बी सेम. इट विल बी सेम. अगर आपको जीरो इंटरेस्ट देना है ना, जीरो इंटरेस्ट, तो आप कभी चुकाओ, लोन लो ही मत. वही डेट पे लोन लिया और चुका दिया तो जीरो इंटरेस्ट है, उसमें पूरा इंटरेस्ट सेव हो गया. ये एडीडी पे आप क्या करते हो कि जो 4 अमाउंट आप अलग अलग दे रहे थे, वही ब्याज के साथ उतना ही अमाउंट आपको एक दिन पे देना है. तो वो कौन सा दिन होगा ये आप ढूंढ रहे हो. सेम ब्याज के साथ 4 अमाउंट अलग अलग 4 बार. अभी वो रहता है औरंगाबाद, आप रहते हो मुंबई, तो 4 बार आपको औरंगाबाद जाना पड़ेगा ना पैसा देने, 30. उससे अच्छा आप एक साथ जाके पूरा पैसा दे दो. आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट, ये सब लफड़ा कम रहेगा. ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी अभी तो बहुत नेग्लिजिबल हो गया है. पहले बहुत ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता था. चेक का ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता था, बाउंस होने पे बहुत भयंकर चार्जेस मारता था बैंक. आपको बैंक चार्जेस काफी लगते थे हर 6 महीने 3 महीने. कलेक्शन का, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता था, फिजिकली आना जाना पड़ता था रोकड़ा लेने जाने. अब ये सब चीजें है ना बहुत सस्ती हो गई हैं ड्यू टू एनईएफटी, आरटीजीएस तो फ्री कर दिया अभी गवर्नमेंट ने. आरटी और सब 24/7 कर दिया, नेट बैंकिंग, यूपीआई. तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट पूरा बहुत नेग्लिजिबल हो गया आपके टोटल ट्रांजैक्शन. 1 रुपया पर 1 लाख रुपीज, 10 रुपया पर 10 लाख रुपीज, 25 रुपया 10 लाख रुपए पे, ऐसा कॉस्ट हो गया. तो अब ये झंझट हमारी है नहीं. आप कभी भी क्लिक ऑफ अ माउस पे कर सकते हो व्हेनेवर यू वांट. ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैव बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. सर ये 2.5 कैसे आया? 2.5 कैसे आया? 2.5 आया आपका 1/1/15 को आपने लोन लिया है ना चोपड़ा ब्रदर्स ने, एंड दे आर डिसाइडिंग टू पे ऑफ दैट ऑन 1/7/17 लंप सम. तो 1/1/15 से लेके 1/1/17 का बीच का पीरियड डायरेक्टली ऑन 1,20,000. समझ ला? ये आपका लोन का पार्ट है सिर्फ. आई थिंक और कौन से सम्स बाकी है? अपने एक ही सम बाकी है शायद, एक या दो बाकी रहेगा. सब बाकी है, देखो तो जरा. सेकंड सम एक बाकी है आई थिंक. सेकंड और फोर्थ बाकी है. ओके.
तो सेकेंड सम ले लो सब लोग. सेकेंड सम में क्या दिया है पढ़ो. Following are the amounts that are due to x by y. Due to x by y. The y has to pay x. Wants to pay off A on 18th March or B on 14th July. Interest rate of 8% is taken into consideration. Due dates दिया हुआ है आपको. Determine the amount to be paid in A and in B. अभी डायरेक्टली ड्यू डेट्स दिया है तो अपने को वो सब कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ड्यू डेट से चालू कर सकते हो. तो स्टार्ट विद द ड्यू डेट. एंड ड्यू डेट में आई थिंक यू आर हैविंग 26 जैन रिपब्लिक डे एंड 18 अगस्त है, संडे दिया हुआ है. तो क्या करोगे आप? वन डे प्रायर. वन डे प्रायर. ओके, सेम मत ले लेना. ओके, हमने स्टार्टिंग वाला वो मिस्टेक मैंने बताया ना आपको, रेक्टिफाई. दो सम में हमारा हुआ था, आई थिंक मैंने बोला था आपको, दैट वाज अ मिस्टेक. सम नंबर 10 और संडे का कुछ नहीं करने का ना. संडे का भी प्रीसीडिंग डे. ऑल संडे, ऑल पब्लिक हॉलीडे प्रीसीडिंग डे. ड्यू डेट अगर कोई हॉलीडे पे आ रहा है प्रीसीडिंग डे, अनसर्टन हॉलीडे पे आ रहा है तो सक्सीडिंग डे. ओके, कोई भी ड्यू डेट हॉलीडे पे लेना ही नहीं है. कैश वाला पार्ट नहीं है अभी यहाँ पे. तो कोई भी ड्यू डेट अगर हॉलीडे, संडे, पब्लिक हॉलीडे, देन डे. और अनसर्टन है तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे. ऊपर वाला पार्ट मैं बाद में करता हूँ. 18 मार्च और 14 जुलाई. पहले तो एडीडी ढूंढ लो, वो भी इजी है एक्चुअली, आपने किया है पहले. So any due date if it falls on a holiday, यहाँ पे ड्यू डेट ही दिए हुए हैं डायरेक्टली आपको. You take a day prior. और चार है ना अपने अमाउंट्स. ड्यू डेट I'll take it as 10th of Jan. Then 26 का I won't take 26, I'll take 25th Jan. Okay. 23rd March ऐसे ही लेने का. And 18th August का I'll take 17th August. And then the amounts are 500,000, 3,000 and 4,000. And number of days from base date. Base date क्या लेना पड़ेगा अपने को? I think 10th Jan लेना पड़ेगा. तो taking 10th of Jan as base date. So 10th of Jan to 10th of Jan is 0. इधर 15, सर कितना आएगा? 21 प्लस कौन सा साल है भैया? दिया नहीं है अपने को. तो आई एम अज्यूमिंग 365 days. So 28 plus 23, 29, 49, 69, 72 and 10th of Jan से 17 अगस्त. अरे बाप रे. 21, 28, 31, 31, 31 और 17 कितना आया? 219. 219 days. Multiply करो. This is 0. This is 15,000. This is 72 3s are 216 000 and 19 4 76 876 000. Okay, करो कितना आता है? तो plus 378 8,500 and this is how much? 231 1031 11,07,000. 11,07,000. Perfect. ADD पहले ढूंढ लो. ADD क्या मिलेगा अपने को? It will be 10th of Jan प्लस अपने को तो पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि हमने अर्लीस्ट डेट लिया हुआ है. बेस डेट में 8,500 से डिवाइड करना है. these many days is 10th of Jan प्लस कितना आ रहा है फ्रैक्शन? 130.23. 130.23 days. So if I take 10th of Jan plus 130 days, I round it off. Okay. तो कितना आएगा 130 के लिए? I'll take 21 of Jan plus 28 of Feb plus 31 of March plus 30 of April is 49, 79, 80, 110. तो इधर ही हो गया. तो 20th May आ रहा है मुझे प्लीज. 20th May should be my average due date. 20th May should be my average due date. May will be my ADD.
आगे आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, उसको ड्यू डेट्स पे इतना इतना पैसा देना था. दिस इज नॉट अ लोन, दिस इज नॉट अ लोन, दीज आर रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस. इसमें आप चारों पैसे अगर 10th जैन, 26 जैन, 23 मार्च, 18 अगस्त, मतलब 25 जैन या 17 अगस्त, इन डेट्स पे अगर आप पे करते तो आपको सेम पे करना पड़ता, यही अमाउंट. यही पैसे अगर आप एक पर्टिकुलर डे पे दे रहे हो तो भी आपको टोटल अमाउंट उतना ही देना विदाउट एनी गेन और लॉस ऑफ इंटरेस्ट. तो भी बात वही है, आपकी मर्जी, आप 4 अलग अलग दिन पे दो या एक दिन पे दो. एक दिन पे देने से आपको मगजमारी कम होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी. अभी मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया, पॉइंट ए पॉइंट बी पढ़ो. इफ the amount is paid on A 18 March, B 14 July. So if the amount is paid on 18 March, इधर लिख देने का, if the amount is paid on 18th March, तो क्या होएगा, इंटरेस्ट लगेगा कि रिबेट? रिबेट मिलेगा. तो रिबेट लिखने का इधर will be equal to, कौन से अमाउंट पे मिलेगा, टोटल अमाउंट 8,500 पे एट द रेट ऑफ 8% for how many days now? You go behind. How many? 63. 63 days upon It's coming 360. to 61. अरे 18th मार्च से 20th में कितना होता है? 63. मार्च का देख लो ना, मार्च का आएगा 13 दिन, अप्रैल का 30, मई का 20, 63. तो कितना आता है टोटल? 117.36. 117.36, that is 117 rupees. 117 rupees of rebate मिलेगा. Therefore total amount payable will be how much? 7, कितना मिला था अपने को? 8,500 minus 117, 8383 ना, 8383, 117. So 8383 हम लोग देंगे अगर हम 18 मार्च को पे करते तो. एंड इफ द अमाउंट इज पेड on 14th July, if the amount is paid on 14th July, then interest कितना चढ़ जाएगा इस पे? 8,000. 102.46. डेज कितना आया? 55 days. 55 days upon 365, 102.46, 465. which is I think 103 rupees, right? 103 rupees. Therefore total amount payable is equal to 8,500 plus 103. ये इंटरेस्ट है तो ऐड हो जाएगा 8603. इधर आके भी सिली मिस्टेक हो जाता है. सम स्टूडेंट्स ऐड रिबेट एंड सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट बाय मिस्टेक. सो बी अलर्ट. आप जल्दी पे कर रहे हो तो आपको रिबेट मिलेगा, उतना पैसा आपको डिडक्ट करना है, और इंटरेस्ट है तो ऐड करना है. रिमेंबर दैट. करो ट्राई. लास्ट क्वेश्चन 4 खत्म करो. अभी 2015 भले 16 है, बट अज्यूम 28 डेज दिया हुआ है इन फेब्रुवरी. ओके, तो लीप ईयर भले ही आ रहा है 16, बट स्टिल टेक 28 डेज इन फेब एंड डिवाइड बाय 365. अगर कुछ डिवीजन इधर तो है नहीं इंटरेस्ट का. क्वेश्चन 4 करो. इधर यहाँ पे डेट ऑफ बिल दिया है. डेट ऑफ बिल दिया है तो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड डेज है तो डेज प्लस 3 डेज, मंथ है तो मंथ प्लस 3 डेज. 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना भूलना नहीं है. 3 डेज ऑफ ग्रेस किसमें होता है बताया था, याद है? 3 डेज ऑफ ग्रेस किसमें आने वाला है? सिर्फ और सिर्फ Bills of exchange. बिल्स. तो 3 डेज ऑफ ग्रेस याद रखना. संडे वगैरह है तो प्रीवियस डे, और अगर अनसर्टन हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे. अनसर्टन तो कुछ नहीं है. 10th अगस्त से 3 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर 23 से 60 दिन, दिसंबर 4 से 2 महीना, जनवरी 14 से 60 डेज, मार्च 14 से 2 महीना. डेज है तो एग्जैक्ट डेज प्लस 3 डेज. प्लस 3 डेज लेना भूलना नहीं है, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का समय. करिए. इसमें कभी बाय चांस आफ्टर डेट या आफ्टर साइट आ गया
आफ्टर डेट बिल में क्या करने का, डेट ऑफ ड्रॉइंग से कैलकुलेट करने का, आफ्टर साइड में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। 25 दिसंबर नेशनल हॉलिडे ना? 25 दिसंबर नेशनल हॉलीडे, यस। तो 24 लेंगे ना? तो 24 लेने का। 25 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 26 जैन, 15 अगस्त और संडे प्रीसीडिंग डे। December is national holiday, yes, you have to subtract. Yeah, I think मॉड्यूल का समय, मॉड्यूल में वो लोग ने गड़बड़ किया, 25 दिसंबर शायद लिया हुआ है, I don't remember exactly, चेक कर लेना। So which sum? Sum number 4, last sum। टेस्ट में आ सकता है आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइड बिल, डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया होगा, तो ध्यान रखना। और एक बिल होता है पता है, एट साइट या ऑन डिमांड बिल। एट साइट या ऑन डिमांड बिल, उसका क्या पेक्युलैरिटी होता है? एट साइट या ऑन डिमांड बिल जब भी पूछेंगे तभी भरना पड़ेगा। जब भी पूछेंगे तभी भरना पड़ेगा। उसमें कोई पीरियड नहीं होता, उसमें कोई ग्रेस डेज नहीं होता, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वैसे में आएगा भी नहीं आपको एडीडी में। तो एट साइट या ऑन डिमांड वो नहीं आएगा, आफ्टर डेट या आफ्टर साइट आ सकता है। बी अलर्ट। That's it. That's your ADD. Concentrate more on type 1, type 2. Drawings और लोन वाला इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको थियोरी में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। केस 1 और 2 ही इंपॉर्टेंट है। सर लास्ट वाले का बिल का तो डेट नेक्स्ट ईयर में जाता है। तो नेक्स्ट ईयर एज इन इट इज ड्यू ऑन आई थिंक 17th May 2016। या तो ईयर एंडिंग का कुछ नहीं लेना देना यहाँ पे। अकाउंट कहाँ बना रहे हो आप, सेटल कर रहे हो ना ट्रांजैक्शन। सर 25 दिसंबर 24th ले लेना। 25th का 24th, यस। 25 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, प्रीसीडिंग डे, ऑलवेज प्रीसीडिंग। ये शायद मॉड्यूल में मिस्टेक है, ये मैं भूल रहा था। They have taken 25th, have to take 24th। फाइनल आंसर। Days 72, 117, 156, 216। 72, 117, 156, 216। क्या लिया बेस डेट, क्या लिया? 13th October। नवंबर है, उधर ही लफड़ा हो गया। 13 नवंबर है तो 41 डेज आएगा, मतलब 41 86 41 86 41 86 122 185। 41 86 122 185। प्लीज चेक। 41 86 122 185। उससे 3 डेज ऑफ ग्रेस सर 125 है क्या? 122 का 125। अच्छा ओके, 3 दिन हर एक में लेना है। डेज है तो डेज में 3 दिन ऐड करो, और मंथ है तो मंथ में भी 3 दिन ऐड करना है। डेज ऑफ ग्रेस आएगा। का ड्यू डेट बोल दो ना। ड्यू डेट सबका वापस बोलना ना। हाँ 124 डेज आ रहा है ना, 123 125। एक सेकेंड देखो, 10 अगस्त से 3 महीना है, सितंबर अक्टूबर नवंबर। 13 नवंबर पहले वाले का ड्यू डेट 13 नवंबर मिला। दूसरे वाले का आएगा अक्टूबर 23 प्लस 60 डेज, तो आई थिंक इट इज 25 दिसंबर, 3 दिन ऐड करने के बाद, तो वो हो जाएगा आपका 24 दिसंबर।
सेकेंड वाले का ड्यू डेट इज 24 दिसंबर, फिर दिसंबर 4 से 2 महीना, जैन फेब, तो फरवरी 7 इज तीसरे का ड्यू डेट, जैन 14 से 60 डेज, तो फरवरी मार्च और 3 दिन ऑफ ग्रेस, तो कितना आ रहा है? 16 मार्च आ रहा है, 16 मार्च, 15th March. 15 मार्च, ओके 15 मार्च, 18th March. 18th. 17th March, 18th मार्च 14th आ रहा है। Jan, जाएगा ना? मार्च 18th मार्च। इसी में सबका लफड़ा हुआ 17th है। March. देखो 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 देखो, फोर्थ वाले में सबका लोचा हुआ है। 18th March. 14th जैन, अरे पापा देख लो, 14th जैन से 14th जैन से कितना दिन है? 60 डेज। तो कैसे करने का? जैन का 17 दिन, फेब का 28 प्लस ये कितना होता है? 28, 35, 45 और 15 मार्च प्लस 15 ही 3 आ रहा है। तो 18 मार्च हुआ ना यार, 3 दिन ग्रेस ऐड करना है ना, 18 मार्च और 14 2 महीना, अप्रैल में 17 में, 17th में इज द लास्ट ड्यू डेट। फिर डेज करो। सर मेन आंसर 20th जैन है। फाइनल आंसर क्या आया एडीडी? और यहाँ पे दिया 20th जैन। 20th जैन। हाँ 20th Jan. 20th of January is your ADD. प्लीज चेक। मिल गया मानव को? बढ़िया बढ़िया, करो कैलकुलेट। सर डेज बोलो ना वापस। डेज मेरे को पता नहीं है, बोलो किसका हो गया है? रौनक, नमन, नमन का हो गया है, डेज बोल दो। 41, 86, 125, 185. 41, 86, 125 and 185 last. 185. आवाज क्रैक हो रहा है। राधिका का हो गया? राधिका बोलो। 41, 86, 125 and 185. 41, 86, 125, 185 मिला? 20th Jan है कि 21st? 20th Jan 2016. चेक चेक चेक। बेस डेट क्या लिया है? 13th November. 13 नवंबर ना सबसे अर्लीस्ट। डिवाइड 67.7 हो रहा है ना? तो 68 days ना? 13 नवंबर प्लस 68 डेज। 13 नवंबर प्लस 68 करो, कितना आता है? 17 दिन हुआ नवंबर का, 31 दिन दिसंबर, 31 जनवरी, तो ये तो आएगा नहीं। ये कितना हुआ? 48 और 20 बराबर है 20th Jan. 20th जैन, करेक्ट है। 20th जनवरी। एक बार वापस नंबर ऑफ डेज बोल दो ना। 125, 106, पहला क्या था? 61 ना? 61 41 days, 86 days, 125 days and 185 days. प्रोडक्ट का टोटल 1354000. हाँ हाँ. सर शायद 20th सम बाकी है ना? हाँ सर 20th सम बाकी है. एक सेकेंड, 20th सम भी बाकी है। ओके करो, 20th सम भी करो, खुद से करो। ये मिला पहले 20th of January, all of you comfortable with that? 20th of Jan, last sum number 20 भी कर लो। चलो, Ram purchases goods on credit, his due dates of the payment whereas under, calculate average due date। ये 5 मार्क का समय पूछा हुआ है इंस्टीट्यूट का। सोचो क्या लेना है? ट्रांजैक्शन डेट लेना है, ड्यू डेट लेना है अपने को? ड्यू डेट. ड्यू डेट। इसमें अपने को सीधा सीधा ड्यू डेट दे दिया है। सेम ड्यू डेट्स ले लो, none of them are holidays, so you take the same dates and then proceed. Normal sum, simple sum. I think April 8 will be your base date. April 8 will be your base date. इसमें वो लफड़ा भी नहीं है फरवरी का कुछ। अच्छा, फरवरी का जब वो लोग ने डेज दे दिया है ना,
तो फिर कोई नोट मत लिखना 28 days 365 days if they have specified then don't write any note. तुमने assume किया है 29 मतलब लिखा है 29 और 366 then you write a note. It's a leap year so we have taken 29 days. Okay. कौन सा सम है सर? Sum number 20, last sum. Sum number 20. फर्स्ट जून. फर्स्ट जून है. फर्स्ट जून. First June आ रहा है. What is the total of product? 6350. 6 3350. 6350. 1175. 53.91 54. सर ये कौन सा समय? 20. अच्छा. फर्स्ट जून आया ना. 54 days. 54 days from 8th April. That is 22, 31, first June. 1st June. Year नहीं दिया है. 1st June is your due date. 1st June is your due date. This is a 5 marker sum. 5 मार्क की वेटेज है चैप्टर का. पता नहीं इंस्टीट्यूट को बहुत पसंद है. ऑलमोस्ट एवरी पेपर इट हैज कम. ये और अकाउंट करंट दोनों इनफैक्ट 5 and 5. अकाउंट आ रहा है. क्या इजी अच्छा आ रहा है एकदम. स्कोरिंग है ये. दीज आर बोनस मार्क्स. एडीडी एंड अकाउंट करंट भी अभी देखोगे वो भी इसका कजिन भाई है. वो तो एक्चुअली पूरा चैप्टर का कोई यूज ही नहीं है. अभी एक्सेल पे एक फॉर्मूला डालो टप करके आंसर आता है. बट फिर भी तुमको मगजमारी है सब. यही इंटरेस्ट करने का उसमें हर एक सम. अकाउंट करंट. लोग अकाउंट करंट कर रहे हैं अभी. यस. वो तो कल ना अभी. अत्ता अरे सर परसों करते हैं एक तास आहे भाऊ. अकाउंट करंट थियरी करके खत्म कर दो ना सर अभी. अकाउंट करंट तो मैं आपको बोलूं 1 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाएगा. ऐसा चैप्टर है. थियरी करा लो, सम्स का बाद में करो. अरे भाई थियरी कुछ है ही नहीं उसमें. 1-2 सम करवाऊंगा पूरा चैप्टर हो जाएगा वो. ऐसा है. प्रैक्टिस ही करने का उसमें. तो कल तक चैप्टर भी खत्म हो जाएगा. हम लोग थोड़ा आराम से करेंगे. प्रैक्टिस कर करके 2-3 दिन लगा. वांदा नहीं. घाई नहीं करेंगे. बट मैं एक्चुअल उसका कंसेप्ट समझने का है जो 1 घंटे में उतना ही है वो चैप्टर. बहुत छोटा चैप्टर. आज कंसेप्ट समझा. चलो बढ़े आगे. अभी अकाउंट करंट पे जाते हैं.
चलो लेट्स प्रोसीड। हो गया, मिला सबको आंसर? 1 जून एडीडी समाप्त, मोर देन इनफ इतना सम्स। ओके, मॉड्यूल का भी सब कवर्ड ही है इसमें, तो इतना देखा तो मोर देन इनफ फॉर एडीडी, 5 मार्क्स सिक्योर्ड। और एकदम हैवी कैलकुलेशंस वाला बहुत कम आता है इन द इंस्टीट्यूट का पेपर। ओके, तो बहुत हैवी कैलकुलेशन का चांसेस कम है इसमें इन एडीडी। अकाउंट करंट में थोड़ा कैलकुलेटिव आता है। सी नाउ व्हाट इज अकाउंट करंट? next chapter we are doing account current. Account current is nothing but what is account current now? Account current का मतलब होता है it is not current account। पहले तो what is current account? You know that, right? Current account मतलब अपना बैंक अकाउंट जो businessman opens with the bank, okay, with the one having overdraft facility and all. So what is account current? Account current is a ledger account basically. तो जैसे आप क्रेडिटर एक डेटर का लेजर बनाता है ना, या डेटर क्रेडिटर का लेजर बनाता है, वैसे ही जस्ट अ सेकंड, मैंने वापस नोट्स नहीं भेजा है। 1 सेकंड। आई थिंक मानव बेचारा अकेला ही है बिना नोट्स का, राइट? यस मानव, और कोई है जिसका नोट्स बाकी है? तने कलेक्ट किया क्या कल? तने भैया यस सर, किया कलेक्ट लिया ना, ठीक है। और किसी का बाकी है शायद? मेरे पास इधर एक एक्स्ट्रा कॉपी, हाँ बराबर, एक महावीर का है। और किसका बाकी है फिर? कोई और है क्या जिसने कलेक्ट नहीं किया अभी तक नोट्स? अकाउंट करंट या turn on the videos guys। सर आपने कुछ एक्सप्लेन किया? नहीं भाई, शीट दे रहा हूं मैं खाली। अकाउंट करंट भेजा मैंने ग्रुप पे, प्लीज चेक कर लो। अब देखो अकाउंट करंट क्या होता है। व्हाट इज अकाउंट करंट? अकाउंट करंट इज अ नॉर्मल सिंपल लेजर अकाउंट। ओके, सिंपल सा लेजर अकाउंट है। जैसे क्रेडिटर डेटर का अकाउंट बनाता है, डेटर क्रेडिटर का अकाउंट बनाता है, बैंक कस्टमर का अकाउंट बनाता है, वगैरह वगैरह। सिंपल सा लेजर अकाउंट होता है। जब आप उस लेजर अकाउंट में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जोड़ देते हो तो उसको कहा जाता है अकाउंट करंट। सिंपल नॉर्मल लेजर अकाउंट है। कोई जैसे कि कस्टमर का अकाउंट है, तो ये समझो मेरा कस्टमर है राम, तो ये राम का लेजर अकाउंट हुआ नॉर्मल। तो मैंने राम को गुड्स बेचा तो मैं क्या पास करूंगा? राम टू सेल्स 5000। ओके, और गुड्स बेचा वापस राम टू सेल्स 10000। राम से पैसा आया तो कैश टू राम, तो बाय कैश, ओके 3000 वगैरह वगैरह। और ये बाय बैलेंस सीडी, तो ये आपका नॉर्मल लेजर अकाउंट हुआ 12000 का बैलेंस। ये नॉर्मल लेजर हुआ। यही लेजर के साथ मैं अगर इंटरेस्ट कंपोनेंट जोड़ दूं, एड अप द इंटरेस्ट कंपोनेंट, मैं इंटरेस्ट की भी डिटेल दिखा दूं साथ में, तो इट्स कॉल्ड अकाउंट करंट। इट्स कॉल्ड अकाउंट करंट, सिंपल एज दैट। तो इसका इंटरेस्ट कंपोनेंट जोड़ने का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट कंपोनेंट जोड़ने का ये मतलब हुआ कि एक बिजनेसमैन रेगुलर बेसिस पे गुड्स बेच रहा है, पैसे रिसीव कर रहा है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल राम मेरा डेटर है, उसको मैं 1 मंथ की क्रेडिट देता हूँ। राम मेरा डेटर है, उसको मैं 1 मंथ की क्रेडिट देता हूँ। तो अगर मैंने आज 11 अगस्त है और 11 अगस्त को मैंने राम को गुड्स बेचा है, तो 1 महीने बाद मतलब 11 सितंबर को राम हैज टू पे मी, सपोज 10,000 का गुड्स बेचा है तो राम हैज टू पे मी 10,000 ऑन 11th of September। अग्री ऑल ऑफ यू? 1 महीने का क्रेडिट दिया है ना, मतलब उसको 11 सितंबर को पे करना है पैसे।
अगर वो 11 सितंबर को पे नहीं करता और थोड़ा लेट पे करता है, समझो 20 सितंबर को करता है, तो क्या मैं सेम पैसे लूंगा 10,000 उससे? बताओ। 11 सितंबर को तो उसको पे करना है, क्रेडिट पीरियड 1 महीने का है, बट वो पे कर रहा है 20 सितंबर को. शुड आई रिसीव सेम 10,000 फ्रॉम हिम और समथिंग एक्स्ट्रा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट? Obviously I will charge some interest. Yes, obviously I'll charge some interest. So 10,000 plus interest. How many days ka interest will I charge? I think 9 days. 9 days ka late payment ka interest I will charge on whatever the amount for 9 days at whatever the rate given. Simple logic. Understood or no? तो ऐसे आपके बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उस डेटर के साथ, तो आपको हर एक बार वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सो दैट आपको पता चले कि भैया इस बंदे से मुझे नेट इंटरेस्ट कितना बाकी है. तो आप क्या करोगे, हर एक ट्रांजैक्शन के साथ उसका इंटरेस्ट चिपका दोगे कि इस ट्रांजैक्शन पे इतना इंटरेस्ट पेंडिंग है, इस ट्रांजैक्शन पे इतना इंटरेस्ट पेंडिंग है, इस ट्रांजैक्शन पे इतना इंटरेस्ट पेंडिंग है. तो ये टोटल उसका जो अकाउंट है उसी के साथ वो इंटरेस्ट चिपका के दिखाते रहोगे आप. तो फाइनली आपको पता चलेगा कितना इंटरेस्ट लेना बाकी है. दैट इज द यूज ऑफ अकाउंट करेक्ट. ये आपको इंफॉर्मेशन देता है लेजर के साथ इंटरेस्ट की. एक बंदे से आपको कितना इंटरेस्ट लेना बाकी है, या सपोज आपका क्रेडिटर है तो आपको कितना इंटरेस्ट देना बाकी है, फॉर दैट मैटर. एक एप्ट एग्जांपल अकाउंट करंट का है आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका पासबुक. आपका पासबुक देखा है अभी आपने कभी उठा के? हमने एक्सट्रैक्ट मेथड में देखा हुआ था पासबुक. उधर अगर एक्सट्रैक्ट मेथड में अगर आपने पासबुक पे ध्यान दिया होता तो आपको क्या दिखता? हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस दिख रहा था वहां पे पासबुक में, राइट? तो बैंक यही करता है, बैंक खाली आपको वो इंटरेस्ट कॉलम डिस्क्लोज नहीं करता है, वो बैंक के बुक्स में दिखता है उसको. तो बैंक क्या करेगा, आपका ये पासबुक है, आपका पासबुक का डेबिट और क्रेडिट है. तो क्रेडिट मतलब ये पैसा आपने बैंक में डाला, तो क्रेडिट में जो अमाउंट है वो आपने बैंक में डाले हैं 5,000, 10,000, 15,000, और डेबिट में जो पैसे वो आपने निकाले हैं, समझो 2,000, 10,000, ये आपने पैसे विड्रॉ किए हैं बैंक में से. तो बैंक क्या करेगा, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपका बैलेंस दिखाएगा. तो फॉर एग्जांपल पहले आपका बैलेंस 0 था, क्रेडिट बैलेंस 0 था, फिर 5,000 रुपए आए, डिपॉजिट किए 5,000, तो 5,000 बैंक में आए, तो आपका अभी क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा 5,000. फिर आपने 2,000 विड्रॉ किए, डेबिट कर देगा वो 2,000, तो आपका बैलेंस बचेगा. इधर बैलेंस एक अलग दिखाता हूं तो एकदम क्लियर हो जाएगा. शुरू में नील था, फिर 5,000 रुपीज डिपॉजिट किया आपने, तो ये 5,000 रुपीज आया आपके पास. फिर 2,000 विड्रॉ किया, तो अभी बैलेंस कितना है 3,000. फिर 10,000 रुपया डिपॉजिट किया, तो क्रेडिट करेगा बैंक आपको, तो अभी बैलेंस कितना हो जाएगा 13,000. फिर आपने समझो 10,000 विड्रॉ किया, तो डेबिट कर देगा आपका, अब बैलेंस हो जाएगा 3,000. फिर आपने और डिपॉजिट किया कितना 15,000, तो ऐड डिपॉजिट 15,000 और क्रेडिट करेगा, तो आपका बैलेंस हो जाएगा 18,000. ऐसे आपको बैलेंस दिख रहा होगा, आप कोई भी पासबुक उठा के देखो, ये आपको पता है, यू नो दिस राइट? ये समझ आई बात? अब बैंक क्या करेगा, आपको करंट अकाउंट पे तो कोई ब्याज देता नहीं है, समझो सेविंग्स अकाउंट है या फिर ओवरड्राफ्ट हो गया किधर, तो आपसे ब्याज लेगा वो. तो आपको सेविंग्स अकाउंट है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा. कैसे इंटरेस्ट मिलेगा? हर क्वार्टरली आपको, राइट? एवरी क्वार्टर यू गेट एन इंटरेस्ट. वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? या ओवरड्राफ्ट है तो उस पर लोन कैसे कैलकुलेट होगा? ये आपका बैलेंस के ऊपर है. फॉर एग्जाम्पल ये 5,000 रुपए का बैलेंस था आपका फ्रॉम 1,115 टू 15,115, मतलब ये 5,000 का बैलेंस आपने 15 दिन तक मेंटेन किया था, बनिया लॉजिक. तो 5,000 पे 15 दिन का ब्याज आपको मिलेगा बैंक से. फिर आपका बैलेंस हो गया 3,000. 15 तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ और 3,000 का ब्याज हुआ, और 15 तारीख से 20 तारीख तक आपका ब्याज था, आपका बैलेंस था 3,000 रुपए. तो बैंक क्या करेगा, अगला 5 दिन का ब्याज आपको 3,000 पे मिलेगा. आर यू गेटिंग दिस? वैसे ही 20 तारीख को वापस आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, फिर 30 जनवरी तक आपका बैलेंस था 13,000 रुपए, तो बैंक आपको 13,000 रुपए पे 10 दिन का ब्याज देगा. या ओवरड्राफ्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा विड्रॉल हो रहा है, तो उतना इंटरेस्ट लेगा.
तो बेसिकली जितने टाइम के लिए आपने जितना पैसा रखा है बैंक में, बैंक उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा या फिर आपको इंटरेस्ट देगा। या फॉर एग्जांपल आपने अभी अभी हमने देखा लोन, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, ईएमआई दे रहे हो, वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है। टोटल कितना पेंडिंग है, उसमें से कितना ईएमआई आ रहा है, कटते जाएगा और बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगते जाएगा। तो ये आपका ऑर्डिनरी वे हुआ इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, बनिया लॉजिक। तो यही चीज आप अकाउंट करंट में हर एक ट्रांजैक्शन के साथ चिपका के दिखाओगे कि भाई इस ट्रांजैक्शन पे इतना इंटरेस्ट इतना लेना बाकी है, इस ट्रांजैक्शन पे इतना इंटरेस्ट लेना बाकी है, इसमें इतना इंटरेस्ट देना बाकी है, इस पे इंटरेस्ट इतना देना बाकी है। अल्टीमेटली इंटरेस्ट का फंडा सेम है अपना, बनिया लॉजिक ही है, खाली अकाउंट करंट में हर एक ट्रांजैक्शन के साथ चिपका के आप बताओगे बाय शॉर्टकट मेथड। वो शॉर्टकट कैसे करने का, विल लर्न दैट इज द यूज ऑफ अकाउंट करंट। सो अकाउंट करंट का बेसिक मीनिंग क्या है? अकाउंट करंट का बेसिक मीनिंग है इट इज अ लेजर अकाउंट, सिंपल लेजर अकाउंट with additional information of interest, with additional information of interest, may be receivable, may be payable, कितना देना बाकी है, कितना लेना बाकी है, पूरा लमसम आपको एक साथ इंटरेस्ट दिख जाएगा, इतना इंटरेस्ट लेना है या इतना इंटरेस्ट देना है इस पार्टी को। समझ में आई बात? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अकाउंट करंट। अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं, मैं आपको सम के साथ बताता हूँ। यू टेक द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम यू टेक, वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, उसका नेक्स्ट चैप्टर ही अकाउंट करंट। उसका फर्स्ट प्रॉब्लम देखो आप, प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विद श्याम। ओके, प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विद श्याम। अभी मैंने आपको अभी अभी बोला कि ये अकाउंट करंट क्या है, एक सिंपल सा लेजर अकाउंट है विद एडिशनल डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल एज दैट। ओके, अब ये जो अकाउंट करंट है ये कौन बनाएगा, किसके बुक्स में बनेगा, किसका अकाउंट? तो आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा समझना पड़ेगा, कौन बना रहा है, किसके बुक में किसका अकाउंट बन रहा है, ये देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख के, प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नाथ ब्रदर्स के बुक्स में श्याम का अकाउंट, नाथ ब्रदर्स के बुक में श्याम का अकाउंट, ये सबको पता चला देख के। श्याम के ट्रांजैक्शन दिए हुए, वहां पे गुड्स सोल्ड टू श्याम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, पेड टू श्याम वगैरह वगैरह। कैन यू सी दैट? तो यहां पर आप लोग नाथ ब्रदर्स के बुक में श्याम का अकाउंट बना रहे हो। इज दिस पार्ट क्लियर? बट विथ इंटरेस्ट बताओगे, इसके लिए हम इसको बोलेंगे अकाउंट करंट। ओके, बैंक का पासबुक आपका अकाउंट करंट है, डेटर क्रेडिटर का अकाउंट बनाता है, अकाउंट करंट के फॉर्म में बना सकता है इंटरेस्ट चिपका के, क्रेडिटर डेटर का अकाउंट बनाता है, अकाउंट करंट बना सकता है इंटरेस्ट चिपका के। कंसाइनी कंसाइनर, अभी आप कंसाइनमेंट लर्न करोगे उसमें भी आएगा, कंसाइनी कैन मेक एन अकाउंट करंट सेंड टू द कंसाइनर विद द इंटरेस्ट कंपोनेंट। ओके, ये सब जगह पे आपका अकाउंट करंट यूज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग नाथ ब्रदर्स के बुक में श्याम का अकाउंट बना रहे हैं विथ इंटरेस्ट कंपोनेंट। ठीक है, देखना अभी ध्यान से, ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है ये कैलकुलेट करने के 3 मेथड दिए गए हैं। आंसर विल बी सेम बाय ऑल द 3 मेथड्स। ओके, खाली ये थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली एक फॉर्मूला आपका एक्सेल में आप डालो टप करके पूरा आंसर आ जाता है इंटरेस्ट का। बट यहाँ पे आपको थियोरी में लर्न करने हैं 3 मेथड। ओके, एक होता है इंटरेस्ट मेथड, या इसको बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। इंटरेस्ट मेथड या होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तीनों में हम लोग इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर रहे हैं, याद रखना। और इंटरेस्ट का फाइनल अमाउंट भी सेम ही आने वाला है, वो भी याद रखना तीनों मेथड से। थियोरेटिकल पर्पस के लिए अपने को 3 मेथड लर्न करने हैं। इंटरेस्ट मेथड या होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट में 2 होते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, वो तो चिंदी है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और तीसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड, ये बैंक यूज करता है पासबुक के लिए, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। ठीक है, तो आपको तीनों मेथड लर्न करने हैं, इंटरेस्ट मेथड या डायरेक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। ये प्रोडक्ट मेथड को बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस है, थोड़ा सा अलग है, ट्रीटमेंट में थोड़ा सा अलग, बस आंसर सब सेम आता है। अभी इसमें से आपको फोकस किस पे करना है प्रॉब्लम्स के लिए? मैक्सिमम फोकस है इन 2 मेथड्स पे, इंटरेस्ट मेथड एंड प्रोडक्ट में फॉरवर्ड वाला, बैकवर्ड खास नहीं है। इंटरेस्ट मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड यही इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट में भी फॉरवर्ड वाला। ठीक है, सब
खाली वेरिएशन है छोटे से कैलकुलेशन के, आप देखोगे तो आपको हंसी आएगा कि क्या टाइम पास चालू है, ठीक है, बट है, अब ये है तो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सोचो आप इंटर का चैप्टर है, ये इंटर में से अभी फाउंडेशन में डाला, आई थिंक आगे जाके निकाली देंगे। सो इंटरेस्ट मेथड डायरेक्ट मेथड है और प्रोडक्ट मेथड आपको लर्न करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब कैसे कैलकुलेट करना है, तो मेरे साथ साथ आप लोग, अच्छा ये मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ऐसे रख रहा हूँ, नीचे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे आप मेरे साथ साथ ये फॉर्मेट ड्रॉ करना है और आपको 2 साइड लेना है, 2 फ्रंट साइड्स ऑफ नोटबुक यू हैव टू टेक, ये याद रखना है आपको, 2 फ्रंट साइड्स ऑफ नोटबुक यू हैव टू टेक, ठीक है, 2 फ्रंट साइड ऑफ नोटबुक लेना है आपको। ये आपका मिड पार्टीशन हुआ यहाँ पे, ये मिड पार्टीशन है, सिंस इट इज अ लेजर इट विल हैव अ डेबिट एंड अ क्रेडिट साइड, डेबिट एंड अ क्रेडिट साइड। अभी आपके कॉलम क्या होंगे देख लेना ध्यान से, ये आपका कॉलम है, थोड़ा पतला बना रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका डेट आएगा, ये आपका पर्टिकुलर आएगा, ये आपका ड्यू डेट आएगा, ये अमाउंट आएगा, ये नंबर ऑफ डेज आएगा और फिर फाइनल इंटरेस्ट आएगा। वैसे ये राइट साइड का डेट, just draw it with a different color. This is your mid partition, remember this। फिर राइट साइड पे वापस सेम कॉलम बनेंगे आपके, डेट, पर्टिकुलर्स, और ये 4 कॉलम 2 पेज पे करना है, 2 साइड्स पे करना है। ये आपका LHS हुआ, ये आपका RHS हुआ, ये रेड लाइन के ये साइड LHS है, रेड लाइन के ये साइड, ठीक है, 2 साइड्स लेना, तो बहुत गिचड़म गिचड़ी हो जाएगा एक साइड पे। अब मैं कॉलम ऐड लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से, डेट, पर्टिकुलर, ये तो नॉर्मल लेजर के कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर, बराबर है। उसके बाद 4 कॉलम दिख रहे हैं आपको, उसमें मैं लिख रहा हूं पहले ड्यू डेट, ड्यू डेट, फिर मैं लिख रहा हूं अमाउंट रुपीस, फिर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ डेज, और फिर मैं लिख रहा हूं इंटरेस्ट। यहाँ पे मैंने वापस लिखा है ड्यू डेट, then I'm writing amount rupees, then I'm writing number of days, then I'm writing interest। 4 कॉलम चिपका दिए मैंने, ठीक है, वेरी सिंपल चैप्टर, खाली कैलकुलेशन है, मैकेनिकल प्रोसेस है, एडीडी के जैसा ही है। एडीडी अकाउंट करंट है गरीब लोग का चैप्टर, जिसको कुछ नहीं आता है उसको एडीडी अकाउंट करंट आता है, ऐसा है, ओके। बहुत इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर सीए फाउंडेशन आर एडीडी एंड अकाउंट करंट। ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, इंटरेस्ट, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, इंटरेस्ट, डेट एंड पर्टिकुलर, ठीक है, LHS एंड RHS बन गया आपका। अभी कौन किसके बुक में बना रहा है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज द मेकर एंड हु इज ही रेंडरिंग द अकाउंट करंट टू। तो आई थिंक यहाँ पे अकाउंट करंट कौन बना रहा है, नाथ ब्रदर्स बनाएगा कि श्याम बनाएगा? ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उल्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी एक्स के बुक में वाई के अकाउंट के बदले वाई के बुक में एक्स का अकाउंट बन गया तो खत्म। तो क्वेश्चन में आपको क्लियर कट दिया होगा कौन बना रहा है, कौन रेंडर कर रहा है, कौन रेंडर कर रहा है मतलब वही बना रहा है, याद रखना, ओके। वन हु इज रेंडरिंग इज द वन हु इज मेकिंग। तो यहाँ पे नाथ ब्रदर्स रेंडरिंग या नाथ ब्रदर्स ट्रांजैक्शन विद श्याम, मतलब नाथ ब्रदर्स विल मेक श्याम्स अकाउंट, ठीक है। उसका हेडिंग भी थोड़ा खास है, ओके, फॉर्मेट के हिसाब से आपको हेडिंग लिखना है उसका। ये हेडिंग कैसे लिखोगे आप, ये हेडिंग आप ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन 1, श्याम इन अकाउंट करंट विथ नाथ ब्रदर्स, श्याम इन अकाउंट करंट विथ नाथ ब्रदर्स।
तो मैं अगर आपको बोलता हूँ श्याम इन अकाउंट करंट विथ नाथ ब्रदर्स, मतलब आप क्या कर रहे हो, मतलब आप नाथ ब्रदर्स के बुक में श्याम का अकाउंट बना रहे हो, मतलब श्याम नाथ ब्रदर्स बना रहे हैं ये अकाउंट करंट और ये श्याम को भेज रहे हैं. दे आर द मेकर्स, दे विल मेक द अकाउंट एंड दे विल सेंड इट टू श्याम. ये इसकी प्रथा है, ये ऐसे ही लिखना है. इसको उल्टा लिख दोगे ना तो पूरा गलत हो जाएगा. नाथ ब्रदर्स इन अकाउंट करंट विथ श्याम नहीं लिखना है, श्याम इन अकाउंट करंट विथ नाथ ब्रदर्स लिखना है. ठीक है, जैसे आपका नरेशन बीइंग से शुरू होता है, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन आपको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं अजय इन अकाउंट करंट विथ विजय, तो आपको देख के क्या पता चला कौन बना रहा है? विजय. विजय बना है. विजय के बुक्स में हम लोग अजय का अकाउंट बना है. समझ में आई बात? अगर मैं आपको बोलूं एक्स इन अकाउंट करंट विथ वाई, एक्स इन अकाउंट करंट विथ वाई, वाई के बुक्स में एक्स का अकाउंट बना रहे. समझ में आई बात? अगर मैं आपको बोलूं राहुल इन अकाउंट करंट विथ संजय, राहुल इन अकाउंट करंट विथ संजय, तो आप किसके बुक में किसका अकाउंट बनाओगे? संजय के बुक में राहुल का अकाउंट बनाओगे और संजय बना के भेजेगा राहुल को. इज दिस क्लियर? ओके, नाउ तो क्वेश्चन 2 जरा 1 मिनट 2 मिनट जरा देखो क्वेश्चन 2 और बताओ मुझे किसके बुक में किसका अकाउंट बनाना है. क्या लिखोगे हेडिंग में? क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर मेकअप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय एक्स टू मिस्टर वाई. वाई इन अकाउंट करंट ऑफ एक्स, y in account current with x, y in account current with x, correct? कि x in account current with y, y in account current with x, who is making it? x. तो x के बुक्स में y का अकाउंट, x के बुक्स में y का अकाउंट. ये क्लियर हुआ पहले सबको? x के बुक में y का अकाउंट. चलो थर्ड क्वेश्चन देख के बताओ, थर्ड क्वेश्चन देख के बताओ उसी के नीचे. Following particular account current to be rendered by Mr. Singh to Mr. Paul. Paul के Paul in account current with Singh. Paul के बुक्स में नहीं भाई, सिंह के बुक्स में Paul का अकाउंट बनाने का है. Paul in account current with Singh. हाँ, Paul in account current with Singh. Paul in account current with Singh. अभी तो मैं बहुत बार रिपीट करवा रहा हूँ तो आपको बैठ रहा है दिमाग में. अभी सडनली सम आ जाता है ना, ये किसका अकाउंट करंट किसके बुक में करना है, घूम जाओगे आप. या तो कभी कभी क्वेश्चन में वो लोग देखा मेक एक्स इन अकाउंट करंट विथ वाई, ऐसा मेक करके बोल देगा, तो मतलब वाई के बुक्स में एक्स का अकाउंट, वाई के बुक में एक्स का. मेक एक्स इन अकाउंट करंट विथ वाई मतलब वाई के बुक में एक्स का अकाउंट. इज दैट क्लियर? ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं. ओके, नाउ पहले तो क्या करने का, सम में पूरा लेजर जैसे आप नॉर्मली एंट्रीज पोस्ट करते हो धड़ाधड़ पोस्ट करते जाओ. ठीक है, धड़ाधड़ मतलब मेरे साथ करना, घाई मत करो. देखो पहला ट्रांजैक्शन क्या दिया है, फर्स्ट 16 सितंबर को गुड्स सोल्ड टू श्याम दिया हुआ है. दिखा, गुड्स सोल्ड टू श्याम. तो व्हाट इज योर जर्नल एंट्री? Is to श्याम. श्याम, ए भाई श्याम बड़ा सा हार्ट अटैक दे दिया तूने मेरे को. श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. भैया बिगेस्ट इनकम ऑफ अ ट्रेडर, क्या कर रहा है तू? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट इज योर एंट्री राइट. नाउ श्याम टू सेल्स कैसे लिखोगे? श्याम में लिखोगे टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, डेट क्या है ट्रांजैक्शन की? डेट लेफ्ट साइड दिया गया है आपको 16 सितंबर 15, 16 सितंबर 15 दिखा. और अमाउंट भी दिया हुआ है 200, तो अमाउंट में लिख दो 200 रुपीज. मिला आपको? अमाउंट में लिखा है 200 और आगे ड्यू डेट दी गई है 1 अक्टूबर. कैन यू सी दैट ड्यू डेट ऑन द राइट हैंड साइड? ड्यू ऑन 1 अक्टूबर. तो ये मैं ड्यू डेट दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 अक्टूबर 15, 1 अक्टूबर 15. इसका मतलब ये हुआ कि सेल हुआ है 16 सितंबर को और अमाउंट ड्यू है 1 अक्टूबर को. अमाउंट ड्यू है 1 अक्टूबर. 1 अक्टूबर को शाम को आपको 200 रुपए देने हैं. दैट इज द मीन. इज दैट क्लियर? तो ड्यू डेट और अमाउंट, ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा. डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दिया होगा, ड्यू डेट भी दिया होगा, अमाउंट भी दिया होगा. ठीक है, नेक्स्ट वाला पढ़ो. कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम. कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, व्हाट इज द एंट्री? कैश टू श्याम. तो श्याम अकाउंट में क्या आना चाहिए? बाय कैश अकाउंट. बाय कैश अकाउंट. डेट क्या है ट्रांजैक्शन की? 1 अक्टूबर 2015. अमाउंट क्या है? 90 रुपीज. अमाउंट में लिख दिया 90 रुपीज. ड्यू डेट तो दिया नहीं है, अब क्या करोगे? इन सच अ सिचुएशन वेयर द ड्यू डेट इज मिसिंग,
In such a situation where the due date is missing, you assume that the date of transaction is itself the due date. That the date of transaction is itself the due date. तो ड्यू डेट हो जाएगी इसकी सेम 1/10/15 1/10/15। अभी इसका सोचने का तरीका थोड़ा वियर्ड सा है, बट ऐसा ही है, क्या करें। क्या है तरीका सोचने का? देखो, सेल्स हुआ था तब क्रेडिट पे बेचा था, तब आपने ऐसा सोचा कि 16 सितंबर को आपने सेल किया, 1 अक्टूबर को पैसा मिलना बाकी है, तो 1 अक्टूबर इज द ड्यू डेट। इस डेट पे पैसा दिया तो ठीक है, इससे लेट दिया तो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा मैं। अब कैश आ रहा है सामने शाम से आपको, तो आपको पैसा मिला है, तो आप ऐसे सोचोगे कि सेम डे जो पैसा है ना, वही दिन में उसको वापस कर देगा। अगर मैं वही दिन वापस नहीं किया, अगर मैं उसको लेट पेमेंट किया, तो फिर मेरे को उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस अमाउंट फ्रॉम दिस ड्यू डेट, फ्रॉम 1 अक्टूबर। ऐसा आप हर एक ट्रांजैक्शन में ड्यू डेट चिपका दोगे, मतलब जो डेबिट में अमाउंट है ना, उसके ड्यू डेट से सेटलमेंट तक का इंटरेस्ट आपको लेना है, और जो क्रेडिट में है उसके ड्यू डेट से सेटलमेंट तक का इंटरेस्ट आपको देना है। तो आप जब टोटल करोगे डेबिट माइनस क्रेडिट, तो आपको नेट पता चल जाएगा कितना इंटरेस्ट लेना है या कितना इंटरेस्ट देना है। ऐसा देखो, वापस और एक ट्रांजैक्शन में आपको रिपीट, हाँ ये वापस रिपीट करता हूं मैं, ये इतना जल्दी समझ में आने वाली चीज नहीं है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, आपने श्याम से गुड्स खरीदा, व्हाट इज द एंट्री यू पास? परचेज टू श्याम, परचेज टू श्याम। सो श्याम में लिखूंगा बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, दिस इज ऑन 21 अक्टूबर 15, ड्यू डेट है इसका 1 दिसंबर 1/12/15, और अमाउंट है इसका 500 रुपया है। ये अपने को बनाना है, कब तक बनाना है देखो, आपको नीचे दिया हुआ है, अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू 1 फरवरी, कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। दिख रहा है आपको? तो इसका मीनिंग क्या हुआ तीसरे वाले का? मैं हर एक एंट्री में ऐसे बोलते जाऊंगा, धीरे धीरे बैठ जाएगा दिमाग में। थर्ड एंट्री का मतलब हुआ, मैंने शाम से गुड्स खरीदा, मैंने उसका अकाउंट क्रेडिट किया, तो शाम इज माई क्रेडिटर फॉर 500 रुपीज, आई हैव टू पे दैट अमाउंट बाय 1 दिसंबर, फुल एंड फाइनल। 500 रुपया मुझे शाम को 1 दिसंबर को देना है। अब अगर मैं 1 दिसंबर को दे दूं, नो झंझट, लेकिन अगर मैं वही ट्रांजैक्शन 1 फरवरी को सेटल करता हूं, 1 फरवरी को पैसे देता हूं, तो मुझे 1 दिसंबर से 1 फरवरी का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग। 1 दिसंबर से 1 फरवरी तक का इंटरेस्ट मुझे उसको देना पड़ेगा। वैसे ही ये जो सेल्स था, आपका ड्यू डेट था 1 अक्टूबर, तो अगर आपको 1 अक्टूबर को पैसे आ जाते, नो प्रॉब्लम, बट पेंडिंग है, अगर 1 अक्टूबर का पैसा आपको 1 फरवरी को आ रहा है, तो फिर आपको 1 अक्टूबर से 1 फरवरी का इंटरेस्ट मिलेगा ऑन दिस 200 रुपीज फॉर गुड्स सोल्ड, ऑन दिस 200 रुपीज ऑफ गुड्स सोल्ड। सिमिलरली सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड टू श्याम, श्याम को आपने पैसा दिया। हाँ, एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन पूरा। So actually I got disconnected when you said about that purchase. Still don't worry, I'll repeat it, वापस आने वाला है पूरा, हर एक ट्रांजैक्शन में मैं सेम स्टोरी रिपीट करेगा। पेड टू श्याम 330 रुपीज, व्हाट इज द एंट्री फॉर पेड टू श्याम? श्याम टू कैश, श्याम टू कैश। तो श्याम में टू कैश अकाउंट कितना है? 330 रुपीज, ठीक है। डेट है ट्रांजैक्शन का 1 नवंबर 1/11/2015, और ड्यू डेट क्या है यहाँ पे? पेड टू श्याम की कोई ड्यू डेट नहीं है, तो सेम डेट 1/11/2015। अभी ये ट्रांजैक्शन को भी मैं इंडिपेंडेंटली, सब ट्रांजैक्शन को मैं इंडिपेंडेंटली ले रहा हूं। मैं ऐसे सोचूंगा, क्या सोचूंगा? श्याम ने मेरे को पैसा दिया 330 रुपया, तो इसका मतलब मुझे शाम को पैसा देना पड़ेगा वापस। ये शाम ने मेरे को ये जो पैसा दिया है 330, ये व्हाट आई हैव डन, श्याम टू कैश, मतलब एक मिनट सर हमने दिया ना शाम को, सॉरी पेड टू श्याम है ना, श्याम टू कैश, हाँ बराबर है, सॉरी करेक्ट ही है ना, श्याम टू कैश, राइट है। श्याम टू कैश मतलब मैंने शाम को पैसा दिया है, तो मैं क्या सोचूंगा, हमने दिया है पैसा शाम को इंडिपेंडेंटली, तो शाम से मुझे पैसा लेना बाकी है। कितना लेना बाकी है? 330 रुपीज। कब लेना बाकी है? 1 नवंबर को। मतलब अगर 1 नवंबर को पैसा आया, अब ये लॉजिक थोड़ा वियर्ड है, आ चुका है, फिर भी मैं ऐसे सोचूंगा कि 1 नवंबर को अगर अकाउंट सेटल हुआ तो नो इंटरेस्ट, लेकिन अगर अकाउंट सेटल हुआ 1 फरवरी को, तो मुझे 3 महीना जो नवंबर दिसंबर जैन है,
3 महीने का इंटरेस्ट मुझे शाम से मिलेगा ऑन 330 रुपीज। ऑन 330 रुपीज आई शुड गेट इंटरेस्ट ऑफ 3 months फ्रॉम शाम। तो ऐसे आप सोचोगे, हर एक एंट्री को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करोगे, और जहां जहां आपने शाम को डेबिट किया है, जहां जहां आपने शाम को डेबिट किया है, वो पैसा आपको शाम से लेना है, तो ऑब्वियसली उस पर इंटरेस्ट भी लेना है टिल 1 फरवरी। और जहां जहां आपने शाम को क्रेडिट किया है, इसका मतलब वो पैसा आपको शाम को देना है, तो ऑब्वियसली उस पर इंटरेस्ट भी देना है टिल 1 फरवरी। तो आप सभी ट्रांजैक्शन को मिलाकर देखोगे कि ये जो डेबिट वाले अमाउंट्स है इस पे मुझे इंटरेस्ट लेना है, और जो क्रेडिट वाले अमाउंट्स है उस पे मुझे इंटरेस्ट देना है। तो 1 फरवरी को आपको करेक्ट आंसर मिलेगा कि नेट क्या, नेट इंटरेस्ट लेना है कि नेट इंटरेस्ट देना है। तो आपको नेट अमाउंट ही मिलेगा। आपको हर एक ट्रांजैक्शन का एक्चुअली आप शाम से जाके इंटरेस्ट लोगे और रिसीव करोगे और पे नहीं करने वाले। आप सीधा 1 फरवरी तक का अकाउंट बनाओगे और एक साथ पूरा डेबिट ऐड करोगे, क्योंकि डेबिट्स में जो अमाउंट है उस पे आपको इंटरेस्ट लेना है शाम से, और क्रेडिट्स में जो अमाउंट है उस पे आपको इंटरेस्ट देना है शाम को। तो आप नेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा भैया इंटरेस्ट लेना है कि इंटरेस्ट देना है। आगे देखो, एक और ट्रांजैक्शन देखो, थोड़ा और फिट होएगा दिमाग में। 111 के बाद देखो क्या हुआ है, वापस पेड टू शाम है, वापस पेड टू शाम है ऑन 1 दिसंबर। तो 1/12/15 को वापस आई पास शाम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, शाम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 330 रुपया वापस, और इसका भी ड्यू डेट अपने को पता नहीं है तो सेम लेने का 1 दिसंबर। मतलब आप ऐसे सोच रहे हो कि भैया वापस मैंने शाम को पैसा दिया, मुझे शाम से पैसा लेना बाकी है, मैंने शाम को पैसा दिया, मुझे शाम से पैसा लेना बाकी है। कितना बाकी है? 330 रुपया। कब चाहिए पैसा, कब चाहिए? 1 दिसंबर। अकाउंट सेटल कब हो रहा है? 1 फरवरी। तो 1 दिसंबर से 1 फरवरी तक का इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए ऑन दिस अमाउंट। ऐसा आप हर एक अमाउंट पे सोच रहे हो, जो रिसीवेबल है वो हर एक अमाउंट ऐड कर रहे हो, और जो पेएबल है वो हर एक अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। आगे मैं आपको एक इधर ही देख लो, इधर ही देख लो। अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, मैंने नमन से 5,000 रुपया लिया 1 जनवरी को, नमन से मैंने 5,000 रुपया लिया 1 जनवरी को। तो कहना है से नमन इज माय क्रेडिटर फॉर 5,000 ऑन 1 जनवरी, और मैंने नमन को 1 फरवरी को 6,000 रुपए दिए, मैंने नमन को 1 फरवरी को 6,000 रुपए दिए। तो कहना है से नमन इज माय डेटर फॉर दिस 6,000 ऑन 1 फरवरी। Now, if the accounts are getting settled on 31st March, if the accounts are getting settled on 31st, तो मैं क्या सोचूंगा? अगर सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा? मेरे को नमन से 5,000 रुपए पे 3 महीने का इंटरेस्ट लेना है, सॉरी देना है। मेरे को नमन को 5,000 रुपए पे 3 महीने का इंटरेस्ट देना है। अग्री? समझ में आ रही है बात? मैंने नमन से 5,000 रुपए लिए हैं 1 जनवरी 15 को, तो मुझे नमन को 5,000 रुपए पे 3 महीने का ब्याज देना है। तो कितना हुआ? 150 रुपया। तो मुझे नमन को 150 रुपया इंटरेस्ट देना बनता है। सामने मैंने नमन को 6,000 रुपए दिए थे 1 फरवरी को, तो उस पे फरवरी और मार्च 2 महीने का ब्याज मुझे लेना बाकी है। तो 6,000 रुपए पे 12% के हिसाब से 2 महीना कितना होता है? 120 रुपया होता है। 2 महीने का 120 रुपया इंटरेस्ट होता है। तो आप नेट जब अकाउंट सेटल करोगे 31 मार्च को, तो आप मुझे एक बात बताओ, आप एज ऑन 31 मार्च मुझे नमन को पैसा देना है कि नमन से पैसा लेना है? अमाउंट, इंटरेस्ट को मारो गोली, अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 15 मुझे नमन से पैसा लेना है कि मुझे नमन को पैसा देना है? बैलेंस क्या होगा? मैंने 1 जनवरी 5,000 दिया है नमन, लिया है नमन से। आई हैव टेकन 5,000 फ्रॉम नमन। तो इफ आई शो इट इन द लेजर अकाउंट, दिस इज नमन्स अकाउंट। मैंने 5,000 नमन से लिया, तो मैंने एक तरह का लोन लिया, तो एंट्री क्या आएगा? कैश टू नमन। तो नमन में बाय कैश 5,000, और मैंने उसको दिया है 6,000, तो नमन टू कैश 6,000। अब मुझे एज ऑन 31 मार्च कहना है इसे नमन से पैसा लेना है, बाय बैलेंस सीडी कितना लेना है? 1,000 लेना है, बराबर है। अभी अकाउंट करंट में क्या सीन होगा?
ये नॉर्मल लेजर था, 1000 लेना, ये सबको बैठ गया होगा दिमाग में, ये कोई डाउट नहीं है किसी को। 1000 रुपीज लेना है नमन से, ये पार्ट क्लियर है सबको। अभी इंटरेस्ट का लॉजिक कैसे मैंने अप्लाई किया, 5000 रुपए मैंने नमन से लिए थे 1 जनवरी को, तो एज ऑन 31 मार्च मुझे नमन को 3 महीने का इंटरेस्ट देना है, 150 रुपया होता है वो देना बाकी है। अच्छा, उसी को मैंने नमन को ही 6000 रुपए दिए थे 1 फरवरी को, तो एज ऑन 31 मार्च उससे 2 महीने का ब्याज वसूलना है मेरे को, तो 120 रुपया वसूलना है। अग्री? तो अब मुझे सोच के बताओ नेट मुझे क्या करना है, नमन को इंटरेस्ट देना है कि नमन से इंटरेस्ट लेना है? देना है। मुझे नमन को इंटरेस्ट देना है। कितना देना है? 30 रुपीज देना है। यस और नो? तो मैं वही करूंगा। अकाउंट करंट में मैं क्या करूंगा, इधर 6000 के बाजू में 6000 का इंटरेस्ट कितना था, 150 रुपया, ये लिख दूंगा, और 5000 के बाजू में 5000 का इंटरेस्ट 120 रुपया वो लिख दूंगा, और मैं देखूंगा अभी 30 रुपीज इंटरेस्ट देना बाकी है। अग्री? सर उल्टा लिखा आपने। क्या उल्टा लिखा? इंटरेस्ट 150 और 120। अरे इसका 150, इसका 120, इसका 120 था और इसका 150 था ना, हाँ बराबर है। तो अभी 150 इंटरेस्ट उसको देना है और 120 इंटरेस्ट उससे लेना है, तो नेट इंटरेस्ट कितना देना बाकी है मेरे को, 30 रुपीज। ये समझ में आई बात? और नेट अमाउंट 1000 रुपया लेना बाकी है उससे। तो अभी थोड़ा बढ़िया दिमाग लगाओ, मैं जब नमन से 1000 रुपए लेने जाऊंगा, क्या नमन मुझे 1000 रुपए देगा? नमन क्या बोलेगा, सर इंटरेस्ट भी लगेगा ना सर, 30 रुपीज आपको मेरे को देना है ना, तो मैं आपको क्यों 1000 रुपया दूंगा, मैं आपको कितना दूंगा, 970 दूंगा, है कि नहीं? तो अभी मैं भी समझता हूं मुझे उसको 30 रुपीज देना है इंटरेस्ट का, तो मेरे बुक में इंटरेस्ट का एंट्री क्या होता है, अगर इंटरेस्ट पेएबल है टू समवन, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री क्या होता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रिटायरमेंट, रिन्यूअल, सॉरी, इंटरेस्ट टू ड्रॉवर। एक जन को देना बाकी है तो आप पार्टी का नाम लिख सकते हो, है कि नहीं? तो मैं क्या एंट्री मारूंगा, इंटरेस्ट टू नमन 30 रुपीज, तो मैं इधर एक और एंट्री मारूंगा, बाय इंटरेस्ट 30 रुपीज। अब मेरा बैलेंस कितना दिखेगा, अब मेरा बैलेंस हो जाएगा 970। अब ये टैली होगा, अब मुझे 970 लेना है और नमन को 970 देना बाकी है। समझ में आई बात? ये आपका छोटू सा एग्जांपल। यही चीज हम बड़े लेवल पे श्याम और नाथ ब्रदर्स के बीच में कर रहे हैं। जो अमाउंट लेना है डेबिट कर रहे हैं वो लेना बाकी है, जो अमाउंट क्रेडिट किया वो देना बाकी है। डेबिट वाले में डेबिट का इंटरेस्ट, क्रेडिट वाले में क्रेडिट का इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट अपने को एंड में पता चलेगा। करते हैं वो। ये कंसेप्ट बैठ रहा है थोड़ा थोड़ा दिमाग में, क्या किया मैंने यहाँ पे नमन के साथ, समझ में आई बात? देखो आगे और डिटेल में जाता हूं मैं श्याम के साथ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, श्याम का हमने टू कैश कर दिया। फिर आगे बढ़ो, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम December 5 को आपने गुड्स परचेज किया है श्याम से। व्हाट इज द एंट्री विल पास? परचेज टू श्याम। तो वापस मैं लिख दूंगा बाय परचेज। अब देखो वापस श्याम क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है मतलब उसको डेफिनेटली ये पैसा देना बाकी है। तो कितना देना बाकी है? परचेज अमाउंट इज 500, डेट इज December 5, 5/12/15, 500, ड्यू डेट क्या है दिया हुआ है अपने को 1 जनवरी, तो 1/1/16 कर देना। 1/1/16 इज द ड्यू डेट, 1/1/16 इज द ड्यू डेट। मंडे का है कि 1 जैन से लेके 31 मार्च, नहीं 1 जैन से लेके 1 फेब, यहाँ पे आपका 1 फेब सेटलमेंट है, तो 1 फेब तक 1 महीने का ब्याज मेरे को 500 रुपए पे देना पड़ेगा। हर एक एंट्री पे ब्याज ढूंढ रहा हूँ, नमन के 2 एंट्रीज पे मैंने ब्याज ढूंढा, जैसे यहाँ पे हर एक एंट्री में मैं ब्याज ढूंढूंगा। नेक्स्ट वन, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 10th December 15, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, इसका ड्यू डेट भी है 1 Jan 16, अमाउंट है 200 रुपया। मंडे का है, मंडे मेरे को 1 जनवरी तक 200 रुपया देना पड़ेगा। अगर मैं 1 फरवरी को सेटल करूं तो मुझे 200 रुपए पे ब्याज देना पड़ेगा। कितने महीने का? 1 महीने का। देन आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको लगता है दिसंबर खत्म हुआ, जैन चालू हुआ, बैलेंस करना है, नहीं करना है, बैलेंस नहीं करना है। ओके, अकाउंट करंट आपका सीधा डेट ऑफ सेटलमेंट तक जाएगा।
बीच में कोई बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉड फॉरवर्ड कुछ नहीं करने का, टिल द डेट ऑफ सेटलमेंट, जहां पे खत्म होता है वहां पे बैलेंस करने का। तो यहाँ पे दिसंबर एंड में कोई बैलेंस नहीं होगा आपका, ठीक है। आगे जाओ, जनवरी का भी एंट्रीज करो, 1 फरवरी तक सब कुछ कर देने का। तो वापस पेड टू श्याम है, तो वापस एंट्री क्या बनेगा आपका, श्याम टू कैश, श्याम टू कैश कितना आएगा 600 रुपया, डेट ऑफ पेमेंट इज 1 Jan 16, ड्यू डेट भी सेम लूंगा 1 Jan 16। मैं ऐसे सोचूंगा मैंने शाम को पैसा दिया, मुझे शाम से पैसा आना चाहिए, 1 जनवरी को 600 रुपया आना चाहिए, अगर 1 फेब को आएगा तो इंटरेस्ट लग जाएगा 1 महीने का, ऐसा। गुड्स सोल्ड टू श्याम, व्हाट इज द एंट्री, श्याम टू सेल्स, श्याम टू सेल्स, व्हाट इज द अमाउंट 20 रुपीज, व्हाट इज द डेट 1 February 16, oh sorry, January 9 is the date, 9th of January is the date, and 1 February को ड्यू है, 1 February 16 को ड्यू है, 20 रुपीज ड्यू है। मैं क्या सोचूंगा, इसका ड्यू डेट है 1 फेब को पैसा आना चाहिए, 1 फेब को नहीं आया तो 1 फेब तक वैसे भी 0 इंटरेस्ट है, इस पे 0 इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि 1 फेब इज द डेट ऑफ सेटलमेंट। तो ड्यू डेट इज इटसेल्फ द डेट ऑफ सेटलमेंट, इस पे कोई ब्याज लगने वाला नहीं है। अब होल एंड सोल मैं क्या सोचूंगा, हर एक एंट्री को इंडिपेंडेंट ट्रीट करूंगा और हर एक एंट्री पे ब्याज लगा दूंगा, हर एक एंट्री पे ब्याज लगाऊंगा, एवरी एंट्री। जो जो डेबिट्स में दिख रहे हैं ना भैया, उस पे इंटरेस्ट क्या होगा, रिसीवेबल होगा कि पेएबल होगा, रिसीवेबल होगा, क्योंकि वो मेरा डेटर है ना ये सब अमाउंट्स के लिए। और जो जो एंट्रीज क्रेडिट में है वो मेरा क्रेडिटर है ये अमाउंट्स के लिए, तो उसके लिए वो ये सब एंट्रीज का इंटरेस्ट पेएबल होगा। देखते हैं हम लोग इंटरेस्ट कैसे करना है। इंटरेस्ट से पहले आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ डेज। ये नंबर ऑफ डेज क्या है भैया, कितने दिनों का ब्याज चढ़ेगा, हाउ विल यू कैलकुलेट कितने दिनों का ब्याज चढ़ेगा। हम लोग कब सेटल कर रहे थे, अकाउंट दिया हुआ है आपको, व्हेन आर यू सेटलिंग द अकाउंट, 1 February, right? So all these transactions are getting settled on 1 February together. All these transactions, जैसे नमन वाले एग्जांपल में 31 मार्च था, वैसे यहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन 1 February को सेटल हो रहा है। तो मतलब मैं क्या सोचूंगा कि ये जो पैसा है 200 रुपया 1 अक्टूबर को ड्यू था, लेकिन मिल रहा है मेरे को 1 फेब को, तो मैं 1 अक्टूबर से 1 February कितने दिन होते हैं कैलकुलेट, 1 अक्टूबर से 1 February, सेम वे जैसे एडीडी में करते थे, नॉर्मल वे। कितना 123 डेज, प्लीज चेक करना सब लोग। फिर मतलब क्या, मैं ऐसे सोच रहा हूं कि ये 200 रुपए पे 123 दिन का ब्याज मुझे मिलना चाहिए फ्रॉम श्याम। Why 123 डेज, ड्यू डेट से लेके 1 February तक, बिकॉज द अकाउंट्स आर गेटिंग सेटल्ड ऑन 1 February। सिमिलरली दूसरा वाला देखो, 1 नवंबर से 1 February कितना आता है, 1 नवंबर से 1 February 92 डेज, 92 डेज। 1 दिसंबर से 1 February, ड्यू डेट से लेके 1 February, 1 दिसंबर से 1 February 30 62 आ रहा है, 62 1 Jan से 1 Feb 30 plus 1 31 days I think, right? 1 Feb से 1 Feb I think it is 0, agree? हेलो, वैसे ही यहाँ पे ये सब क्या मैं सोच रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि भैया देखो देखो शाम को मैंने इतना सारा पैसा देके रखा है, जैसे मैंने नमन को पैसा देके रखा था, ऐसे ये जो डेबिट में है ना, ये कोई भी एंट्री होने दो मारो गोली, ये सब डेबिट हुआ है, मतलब ये सब पैसा मेरे को लेना बाकी है, सिंपल। ये सब पैसा लेना बाकी है, सिंपल। ये कब लेना बाकी है, कब दे रहा है वो 1 February। 1 February तक को मैं इतना दिनों का इंटरेस्ट ये अमाउंट पे चार्ज कर लूंगा, इतना इंटरेस्ट लेना को हर एक अमाउंट का मिला के। अभी वैसे ही क्रेडिट साइड पे देखो, क्रेडिट साइड पे देखो ध्यान से, उधर आपको मिलेगा कितना इंटरेस्ट देना बाकी है। तो आप ऐसे सोचोगे अरे बाप रे, शाम माई बाप, शाम गुरु, शाम सब कुछ, शाम ने मेरे को ये सब अमाउंट दिया है, मुझे ये सब अमाउंट देना बाकी है उसको। अगर मैं ये अमाउंट 1 अक्टूबर को देता नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं दे रहा हूँ 1 फेब को सेटलमेंट के वक्त, तो 1 अक्टूबर से 1 February कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज। 123। हाँ 1
123. 23. अच्छा सेम ही है. ओके 1 अक्टूबर. ओके देन करो कैलकुलेट. 62. 1 दिसंबर से 1 फेब 62. 1 जैन से 1 फेब भी किया था हमने 31. 1 जैन से 1 फेब 31. तो ये सब दिन का इंटरेस्ट मुझे देना बाकी है. अग्री ऑल ऑफ यू. अब मैं एक्चुअली ये सब पे इंटरेस्ट रिसीव नहीं करोगे. हम सब पे हम लोग रिसीव भी नहीं करेंगे. सब पे हम लोग देंगे भी नहीं. हम लोग नेट अमाउंट ढूंढ रहे हैं. इतना रिसीवेबल इतना पेएबल. तो अभी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो. इंटरेस्ट अपना पीएनआर वाला फॉर्मूला है. सिंपल. क्या करोगे 200 रुपए पे इंटू व्हाट इज द रेट 6% फॉर 123 डेज अपॉन क्या करोगे 365 दिया हुआ है क्वेश्चन में. 4.04. सर डेबिट क्रेडिट में जो कॉमन है उसको निकाल सकते हैं. अभी निकालना नहीं है. यही तो मगजमारी है मेथड की. डेबिट क्रेडिट में कॉमन होता तो मैं पूरा नेट अमाउंट ही ले लेता. नेट डेज के मतलब वो ऐसा हो मतलब होगा तो बराबर ना. ये साइड डेबिट वो एक्सेल में फॉर्मूला है. डेबिट क्रेडिट हटा के एक्सेल में फॉर्मूला आपको सीधा नेट अमाउंट दे देगा. एक्सेल का फॉर्मूला है वो. आपको नहीं करना है. नहीं चलता वैसा ना. अभी नहीं करना. अभी नहीं करना. अभी आपको पूरा करना है. तो हर एक अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. ओके हर एक अमाउंट पे. तो करो 200 पे कितना है 6%. 200 into 6% फॉर 123 upon 365. बताओ कितना. 4.04. फिर 330 into 6% for 92 days. 4.99.